नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे हैं। सिंधिया छत्री कैलाशवासी माधव सिंधिया की है और 69वीं जयंती है। जयंती के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया था। सभी धर्म गुरुओं की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ है। भजन का कार्यक्रम किया गया। सीएम धामी ने कैलाशवासी माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुष्पांजलि दी और सिंधिया रियासत के मराठा सरदार भी मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि डॉक्टर सीएम मोहन यादव ग्वालियर के सिंधिया छत्री पहुंचे, जहां पर कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की जयंती थी। और इस जयंती कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम नेता पहुंचे। उन्होंने सभी धर्म गुरुओं की उपस्थिति में भजन का कार्यक्रम भी किया गया। और ग्वालियर में ये कार्यक्रम किया गया था, जहां पर सीएम धामी ने कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की जयंती थी और सभी धर्म गुरुओं की उपस्थिति में भजन का कार्यक्रम भी किया गया। ग्वालियर के श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल के साथ ही देश के 16 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश के इतिहास में यह दिन एक गौरवशाली दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े टर्मिनल का शुभारंभ यहाँ किया गया। और इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक शेजवलकर, स्पीकर नरेंद्र तोमर सहित प्रदेश के कई मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 16 महीने के रिकॉर्ड समय में इस एयरपोर्ट को बनकर तैयार किया गया है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 16 एयरपोर्ट के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को एक साथ शुरू किया। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि 10 मार्च को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधव सिंधिया की जयंती भी है और इस दिन उनकी मां के नाम पर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अपने आप में ऐतिहासिक है। ग्वालियर के इस एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है और साथ ही यहां पर एक साथ कई विमान खड़े हो सकते हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खास करके उड्डयन मंत्रालय के माननीय हमारे मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा जो एक नया रिकॉर्ड बना है कि 15-16 माह के अंदर इतना बड़ा काम हो सकता है। इस अवसर पर माननीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, श्रीमान सिंधिया जी, सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। और केवल ये एयरपोर्ट नहीं बना है, विकास का एक नया कीर्तिमान बना है। माननीय प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ से जुड़ करके पूरे देश के विभिन्न प्रकार के 15 एयरपोर्ट का आज लोकार्पण किया है और ये जो सुविधाएं बढ़ रही है, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का वो मजबूत इरादा जिसमें वो सब क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर कलस्टर प्रभारी जगदीश देवड़ा आज खरगोन में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी की बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। वहीं भोपाल में मंत्रालय में आग को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये टेक्निकल दृष्टि से आग लगी या अन्य कोई कारण है, इसकी समुचित जांच कराई जा रही है। इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। एक पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे अजय जामवाल जी आज इस बैठक में मार्गदर्शन देंगे और खरगोन बड़वानी लोकसभा
क्षेत्र की ये बैठक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख महत्वपूर्ण हमारे जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं संगठन में और जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब की एक साथ हमारी अलग अलग बैठक भी होगी, एक साथ भी बैठक होगी। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 6 जिलों के जिला अधिकारी बदले गए हैं। सीधी, उमरिया, झाबुआ, दमोह, विदिशा और रतलाम के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 6 जिलों के अफसरों के तबादले किए गए हैं। विदिशा और रतलाम में नए कलेक्टर बनाए गए हैं। 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सीधी संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा से हमारे संवाददाता डॉक्टर अशोक तिवारी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे पर बातचीत की और कहा कि संगठन मुझे जो भी कार्य देता है वो मैं पूरे मनोयोग से करता हूं। सड़क और बिजली की समस्या पर उन्होंने कहा कि सीधी संसदीय क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और रोजगार के नए साधन विकसित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा, आइए उनसे बात करते। आपने भारतीय जनता पार्टी में संगठन में 2008 से काम करना शुरू किया, अब जाके आपको मेहनत फल मिला है, क्या कुछ कहना है आपका? मुझे कुछ अलग से लग नहीं रहा। जो काम मैं पहले करता था वही अभी आगे भी करता रहूँगा। मेरा काम तो पार्टी का और संगठन का करना है। जो दायित्व मिलता है वो करने लगता हूँ, इसलिए मुझे कुछ न तो हर्ष है न विस्तार है। सीधी संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे गांवों में सड़क नहीं है, पानी की भी समस्या है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सड़क का तो जाल विषय है। मैं आपको बताऊँ कि आप कहीं भी इंटीरियर्स में चले जाइए, हमारे यहाँ ये रोहारी हो गया, रौनी हो गया, चितरंगी हो गया, ऐसे ट्राइबल हमारे ब्लॉक में है। और वहाँ आप जाइए, गांव में अंदर तक सड़कों का जाल बिछ गया है। इसलिए सड़क की समस्या नहीं है, कहीं कहीं कनेक्टिविटी की है, छोटा मोटा इशू है। और आगे जो जरूरत है, जब जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ता है, हाइस बढ़ती है, तो जरूरत बढ़ती रहती है, तो होगा। और जल के लिए तो हर घर जल की योजना हमारी केंद्र की जल जीवन मिशन की इतनी बड़ी योजना चल रही है, तो उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं। पूरे देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर रखा है, टोटी से जल पिलाएंगे, वो पिला रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सीधी संसदीय क्षेत्र के विकास की सर्वांगीण योजनाएं मेरे प्राथमिकता रहेगी। वो चाहे रोजगार संबंधित हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य। और जैसे ही आप प्रत्याशी घोषित हो, आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई, इस पर क्या कहना है? इस पर वो कहे, हम क्या कहेंगे? हमारे प्रत्याशी लोग चलते थे, अब वो नहीं घोषित कर पा रहे, हो सकता है उनके को नहीं लड़ने वाला हो, आप उनसे बात करिए। ये थे डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी संसदीय सीट के भाजपा उम्मीदवार। अशोक तिवारी, टीवी 27 न्यूज़ में। रायसेन के बाड़ी में टैंकर पलटने से टैंकर में भीषण आग लग गई। पेट्रोल या गैस का जलता हुआ टैंकर हो सकता है। भीषण आग देखकर आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई। पूरी तरह से टैंकर जलकर खाक हो गया। टैंकर ड्राइवर और क्लीनर दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात कारणों से लगी टैंकर में ये भीषण आग बताई जा रही है। 5 जगह की फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बरेली, बाड़ी, सुल्तानपुर और लोहरगंज और ओबैदुलगंज से ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं। अभी तक आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अभी भी आग को बुझाने की तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। नेशनल हाईवे 45 पर जिले के बाड़ी के नागिन मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। आग इतनी विकराल थी कि पुलिस को अब आवागमन करना पड़ा। तो आपको बता दें कि भीषण आग लग गई है, जिसमें कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर मौत हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश, कड़ी मशक्कत अभी भी जारी है। बाड़ी में टैंकर पलटने से टैंकर में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल या गैस की वजह से ये भीषण आग लगी है। आसपास के क्षेत्र में आग लगने से खलबली मच गई और
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत की जा रही है, आग पर पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के बीच फायरिंग की गई है। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने ये फायरिंग की है। मामूली बात को लेकर बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। लगभग आधा दर्जन गोलियां चलाने की बात सामने आई है। फायरिंग में दुकान में बैठी महिला बाल बाल बच गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंदन नगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसपे लगभग आधा दर्जन गोलियां उनकी तरफ से चलाई गई हैं और बताया जा रहा है कि दुकान में एक महिला बैठी थी जो गोली चलने से बाल बाल बच गई है, लेकिन एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और भोपाल में बल्लभ भवन में लगी आग की जांच करवाई जाएगी। 7 सदस्यीय समिति अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बल्लभ भवन में तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी। आग की चपेट में आई थी मुख्यमंत्री सचिवालय की गोपनीय शाखा। तो अब इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, जिसको लेकर 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। बल्लभ भवन की तीसरी मंजिल पर यह भीषण आग लगी थी और अब इस आग लगने के मामले को लेकर जांच करवाई जाएगी, जिसको लेकर 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और ये 7 सदस्यीय टीम हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी। झाबुआ में रातिथलाई क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने किस वजह से खुदकुशी की, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और बताया जा रहा है कि शुभम पुताई का काम करता था और उसके शादी के अभी कुछ ही महीने हुए थे। शुभम की पत्नी 3 दिन पहले ही मायके गई थी। परिवार के लोगों की माने तो युवक ने खुदकुशी किस वजह से की, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और बड़वानी शहर के पीजी कॉलेज में आदिवासी बारेला समाज की बैठक रखी गई। इस बैठक में बड़वानी, सेंधवा, पानसेमल, राजपुर सहित पूरे जिले के आदिवासी बारेला समाज के लोग उपस्थित हुए और समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया। समाज के डॉक्टर रविंद्र बर्जी ने बताया कि आदिवासी बारेला समाज बड़वानी जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है और जिले में लगभग 65% आदिवासी बारेला समाज की जनसंख्या है। साथ ही आने वाली जनरेशन को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए, इसको लेकर समाज के वरिष्ठ और सामान्य जनों ने विचार विमर्श किया है। आज पीजी कॉलेज में जो बैठक रखी गई है वो आदिवासी बारेला समाज के नाम से रखी गई है। जो आदिवासी बारेला समाज जो है जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, लगभग 65% जो है बारेला समाज निवास करता है। तो उनके सामाजिक उत्थान और उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और रोजगार और सभी समस्याओं को लेकर आज जो है बैठक रखी और उनकी आने वाली जनरेशन को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षा दी जाए, उसके लिए आज बैठक रखी गई है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने गृह प्रवेश किया है। राजधानी की प्रमुख सड़क लिंक रोड नंबर 1 पर लोक लुभावन आदिवासी रंगत और परंपरागत आदिवासी शैली में बांस और लोक चित्रकारी से उनके बंगले को सजाया गया है। उन्होंने आदिवासी पैटर्न में अपने घर की मरम्मत करवाई है। 74 बंगला स्थित 7 बंगले की बाउंड्री वॉल और भीतरी दीवार पर महाराष्ट्र की जनजातीय वारली और मालवा की मांडना पेंटिंग बनाई गई है और बांस की बल्लियों की फेसिंग कराई गई है। दरअसल बंगले को जनजातीय अंदाज में तैयार किया गया है।
संपतिया उइके ने अपने नए घर में प्रवेश तो कर लिया है, लेकिन इस घर में प्रवेश करने के बाद लगातार ये घर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कारण है इस घर की रंगत। आप देखिए, इसे अगर बात करें तो देखने को मिलता है कि लोकानुभाव आदिवासी रंगत जो है और परंपरागत जो आदिवासी शैली है उससे इस पूरे बंगले को तैयार किया गया है। आप देखिए, यहाँ पर शैली में बांस और लोक चित्र जो है इससे इस पूरे बंगले को सजाया गया है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर आदिवासी पैटर्न से अपने घर की मरम्मत जो है वो मंत्री के द्वारा कराई गई है। आदिवासी पैटर्न के साथ यदि हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि दीवार पर महाराष्ट्र की जो जनजाति वारली है और मालवा की मांडना पेंटिंग है ये बनाई गई है। इसी के साथ बांस की जो बल्लियां हैं उनसे पूरी बंगले। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां पर विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। की छत्तीसगढ़ महतारी की आज जगार मेला के शुभारंभ के अवसर में आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, लगातार जो 7 बार 8 बार हो गया भैया 8 बार से जो लगातार विधायक हैं, मंत्री हैं और कभी हारे भी नहीं। 90 में हम लोग एक साथ विधायक बने थे मध्य प्रदेश में, तब से कभी हारे नहीं हैं। ऐसे अपराजय योद्धा विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं, वहां भी रिकॉर्ड बनाइएगा, वहां भी रिकॉर्ड बनाइएगा। हमारे विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री यशवंत कुमार जी, हमारे रायपुर के कलेक्टर और हमारे सभी अधिकारी मन और प्रदेश भर से आए हमारे शिल्पकार माता बहिनी मन, नागरिक बंधुगण और प्रेस के मित्रगण, आप मनला जगार मेला के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये जगार मेला पिछले कई साल से होता थे और हमारे प्रदेश के जो शिल्पकार मन हैं वाला ये मेला के बेसब्री से इंतजार रथे। आज 10 मार्च के हमन कर शुभारंभ करत हन। अगला 19 मार्च तक 10 दिन तक ये मेला चलने वाला है। मैं ये मेला में जितना भी शिल्पकार मन पूरे प्रदेश के विभिन्न कोना कोना से भाग लेते हैं, उमला सबला मैं उमन के हृदय से अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। और आज जो 5 जो शिल्पकार हमारे विभिन्न क्षेत्र में अच्छा काम करी ने, जिमनला आज हम यहाँ पुरस्कृत करे हन, उमनला भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक तो सुंदरलाल झारा, ये रायगढ़ के बगल में गांव है एकताल, वहां के रहने वाला भाई है, जहां से मैं 20 साल लगातार सांसद रहे हूं। तो रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में ही ये गांव पड़ते और मैं कई बार सांसद के नाते वो गांव में गए हूं। वो पूरा गांव के जीविका के साधन ये मतलब उमन के शिल्प बेल मेटल से विभिन्न तरह के उमन बनाते हैं और ओकर मार्केट भी अच्छा है। तो ऐसे भाई ला सुंदरलाल झारा ला आज हम यहाँ पुरस्कृत करे हैं, ओला बहुत बहुत बधाई है। हमारे बेल मेटल शिल्प के और विकास हो, ऐसा मोर
उम्मीद है। उसी तरह से लौह शिल्प में श्री समीप विश्वकर्मा जो कड़ई छेपड़ा डोंगरी गुड़ा के रहने वाला है, कोंडागांव जिला के, वो लौह शिल्प में वो पारंगत है। वो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने 12 IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले हैं और कलेक्टर तन्वी हुड्डा को झाबुआ से हटाकर प्रबंध संचालन वित्त निगम इंदौर भेजा गया है। वहीं उनकी जगह नीमच अपर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना को झाबुआ कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। और गुना के बामोरी में शासकीय पद की मर्यादा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी मर्यादा भूल गए हैं और शराब के नशे में गालियां देने लगे हैं। दरअसल फॉरेस्ट ऑफिस बामोरी का बिल जमा नहीं होने पर विद्युत मंडल ने लाइट काट दी। वहीं बिल जमा होने के बाद लाइनमैन लाइट जोड़ने गया तो उससे पहले फॉरेस्ट SDO सुरेश कुमार ने शराब के नशे में उतरकर गाली देने लगे। वही गाली देने का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। वही मामले में JU ने SDO और 3 अन्य लोगों के ऊपर बमोरी थाने में मामला दर्ज करवाया है। और गौरझामर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देशी शराब दुकान पर शराब ठेकेदारों के गुंडों ने 2 युवकों को पीट कर घायल कर दिया। घायल युवक गोविंद राय ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 1 बजे शराब दुकान के पास खड़े हुए थे और शराब ठेकेदार के गुंडे उत्कर्ष चतुर्वेदी और समलन राम मिलन लोधी ने मारपीट करना शुरू कर दिया था। गुंडों ने युवकों को इतना पीटा कि युवकों के शरीर पर लाठी डंडे और प्लास्टिक के पाइप से मारने के निशान पड़ गए। साथ ही गुंडों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मारपीट करी है कि रात में कौन ने? कलारी वालों ने उत्तर और उनके साथ ही है थी साथ में। कितने बजे घटना की है? 1 बजे रात के। हाँ। तो क्या मामला था? कोई ऐसी लड़ाई विवाद था? कोई लड़ाई विवाद नहीं था। क्या था? पीछे से आन का मारो नहीं। नाम हमारा गौरझामर की रहने वाली। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? मोटरसाइकिल रामा लोधी हम जा रहे थे, कलारी के सामने हमारे मोहल्ला के लड़का को मार रहे थे, पीट रहे थे। कब की बात है? रात में 1 बजे की। हम उसको बचाने गए तो उन्होंने हमें भी मारा और रपोर्ट की बोला तो कहने लगे जान से मार देंगे अगर रपोर्ट करी दो। हम चलाते बड़ी गाड़ी ड्राइवर करते हैं, ट्रक चलाते हैं। हाँ। अच्छा, तो कहाँ पर घटना हुई है? जो कलारी के सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध निर्माण गिराने के बाद झड़प हुई है। अकबर नगर में पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई है। बिल्डिंग गिराने के बाद पुलिस और लोगों में झड़प देखने को मिली। बिल्डिंग का मलबा दूसरे घर में जाकर गिरा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अकबर नगर में पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई है। दरअसल अवैध निर्माण को गिराया जा रहा था, तभी ये पुलिस और वहां पर मौजूद लोगों के साथ झड़प देखने को मिली। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस और वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों के साथ झड़प हुई है। तो ये लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण गिराने का काम किया जा रहा था और उसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प देखने को मिली। अकबर नगर में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में ये झड़प देखने को मिली। दरअसल बिल्डिंग गिराने के बाद मलबा दूसरे घर में गिरा था, जिसके बाद ये झड़प देखने को मिली है। अकबर नगर में पुलिस और लोगों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में झड़प देखने को मिली। ये लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण गिराने के मामले में झड़प देखने को मिली है।